नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य ईएफएम, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झुंझुनू। आज हम बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ईएफएम पेपर प्रथम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत यूनिट संख्या 3 में कृषि से संबंधित हम आज कृषि की नवीन व्यू रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में कृषि नीति 2000, कृषि क्या है, कृषि के कौन कौन से महत्व हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया, खाद्य सुरक्षा के बारे में अध्ययन किया। तो इसी क्रम में हम आज यूनिट संख्या 3 में कृषि की नवीन व्यू रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि की नवीन व्यू रचना के अध्ययन करने से पहले हमने पूर्व की क्लासों में, वीडियो में यूनिट संख्या प्रथम में आर्थिक पर्यावरण क्या है, आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण की या राजस्थान की अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषताएं हैं, जनसंख्या वृद्धि के कौन से कारण हैं, उनके रोकने के उपाय और बेरोजगारी और रोकने के उपाय के बारे में हमने अध्ययन किया। इसी क्रम में यूनिट संख्या सेकंड में राजस्थान में आर्थिक नियोजन से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का हमने वीडियो के माध्यम से समझा, राजस्थान के बजट के बारे में और ग्रामीण विकास की कौन कौन सी स्कीम है, ग्रामीण विकास के कौन कौन से कार्यक्रम हैं, उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। और गरीबी के कारण और पंचायती राज से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का हमने वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया। इसी क्रम में हम यूनिट संख्या 3 में एग्रीकल्चर, कृषि क्या है, कृषि का क्या महत्व है, वो हमने पढ़ा। नवीन व्यू रचना के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। फूड मैनेजमेंट के बारे में अपने अध्ययन किया था और कृषि नीति 2000 के बारे में भी हमने विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कृषि की नवीन व्यू रचना, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी, कृषि की नवीन व्यू रचना। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में हमें पढ़ा था कि कृषि नीति का मेन उद्देश्य क्या है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाना, इसका मेन उद्देश्य है, जिसमें अनेक प्रकार की क्रांतियाँ सम्मिलित थे, जिसमें हरित क्रांति कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो कि 1966 व 67 में इसका प्रारंभ वर्ष माना जाता है। इस नीति के विभिन्न कार्यक्रम निम्नलिखित थे, जो कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, जिसमें प्रथम है उन्नत बीज कार्यक्रम, इम्प्रूव सीड्स प्रोग्राम। उन्नत बीज कार्यक्रम के तहत बीजों को अच्छी किस्म का प्रयोग करके पैदावार में बढ़ोतरी करना, जिसमें मुख्यतया अच्छी किस्म के बीज तैयार करने के लिए 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम बना और 1969 में राज्य फार्म निगम की भी स्थापना हुई। इसमें बीज निगम, बीज प्रमाणन की विभिन्न सेवाओं को शामिल किया गया। अगला है सार्वजनिक उर्वरकों का प्रयोग, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। रासायनिक उर्वरक में भूमि की गिरती हुई उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद उर्वरकों का प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। इसके लिए देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने एवं आवश्यक होने पर आयात की व्यवस्था भी की गई है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग से फसल में उत्पादकता में वृद्धि तेजी से लाई गई है। तीसरा है बहुफसल कार्यक्रम, मल्टी क्रॉप प्रोग्राम। बहुफसल कार्यक्रम में 1967-68 में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सिंचित क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 2 या 3 फसलें पैदा करना, जिसमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरे को शीघ्र तैयार करने वाली किस्में विकसित की गई। इसके अतिरिक्त रोगी तिलहन, आलू, सब्जियां के लिए भी अच्छी किस्म की फसलें
तैयार की गई। इसमें एक वर्ष में 3-4 फसलें ली जा सकती हैं, लेकिन अब 20% सिंचित क्षेत्र में ही बहु फसल कार्यक्रम लागू हो सका है। इसी क्रम में लघु सिंचाई योजना, स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, नवीन कृषि व्यू रचना के अंतर्गत भी लघु सिंचाई योजना एक महत्वपूर्ण रूप से भूमिका का निर्वहन करती हैं, जिसमें नवीन व्यू रचना के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, जो 1965 व 66 व 67 में अकाल की सामना करने वाली आपूर्ति योजनाओं के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना स्वीकार की गई है। इसमें नलकूप, विद्युत व डीजल पंपिंग सेट, कुओं आदि का विकास भी किया गया। अगला है पौध संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन। पौध संरक्षण के अंतर्गत भी इस नीति का प्रमुख भाग माना गया है, जिसमें फसलों को टिड्डियां और कीटियों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग पर अधिक बल दिया गया है, जिसमें पौध संरक्षण निदेशालय तकनीकी सलाह एवं यंत्र कीटनाशक दवाओं की व्यवस्था भी की गई है। इसी क्रम में सघन कृषि कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है, जिसमें खाद्यान्नों के अभाव को दूर करने के लिए 1960 व 61 में 3 जिलों में सघन कृषि कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जो कि इसको पैकेज कार्यक्रम के रूप में भी भूमिका। सघन कृषि कार्यक्रम खाद्यान्नों के अभाव को दूर करने के लिए 60-61 में 3 जिलों में सघन कृषि कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया, जिसमें पैकेज कार्यक्रम को भी लागू किया गया। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ तकनीकी ज्ञान, साख, कृषि और आदानों की पूर्ति को शामिल किया गया। अगला है पॉइंट कृषि उद्योग निगम, एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ये भी कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, जिसमें किसानों के कृषि काम आने वाले औजार, यंत्र, मशीन आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के लिए सभी राज्यों में कृषि उद्योग निगम स्थापित किए गए हैं। ये निगम कृषि यंत्र, मशीनें, उपकरण आदि को वितरित करने, किराए पर देने और सुधारने के लिए केंद्र स्थापित करते हैं। इस प्रकार ये निगम अपने केंद्रों के माध्यम से क्रय पद्धति के आधार पर किसानों को ट्रैक्टर, पंप सेट आदि उपलब्ध भी करवाते हैं। अगला है कृषि वित्त सुविधाएं, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग फैसिलिटीज। कृषि वित्त सुविधाएं किसानों को कृषि कार्य करने के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं कम ब्याज पे, जिससे आसानी से कॉमर्शियल बैंकों के माध्यम से लोन लेके अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, कृषि से संबंधित आवश्यकताओं को आसानी से पूर्ति कर सकते हैं। जिसमें नाबार्ड की स्थापना भी की गई, जिसमें कृषि व ग्रामीण साख ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। अगला कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना, एस्टाब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर। कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना भी इसमें की गई, जिसमें बेरोजगारों, शिक्षित बेरोजगारों आदि के लिए तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करवा के कृषि यंत्रों में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया है। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, यूज ऑफ बैटरी सीड्स। नई कृषि व्यू रचना के अंतर्गत शीघ्र उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म बीजों का भी विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें 1960 में मक्का और 1963 में संकर बीजों का भी एक बड़े पैमाने के रूप में बुआई की गई। अगला है कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। कृषि विपणन के लिए कृषि उपज से उचित विपणन की वित्तीय व्यवस्था की गई, जिसमें आसानी से विभिन्न मंडियों के माध्यम से क्रय विक्रय आसानी से की जा सके। भूमि सुधार कार्यक्रम, लैंड रिफॉर्म्स। भूमि सुधार कार्यक्रम को पूर्ण रूप से लागू किया गया, जिसमें सभी राज्यों को कृषि जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई, जिसमें 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को भी शामिल किया गया। भू संरक्षण, लैंड प्रोटेक्शन। भू संरक्षण कार्यक्रम में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, जो भूमि सुधार करके कृषि कार्य को आसानी की जा सके। पोषक मूल्य और समर्थन मूल्य, सपोर्ट प्राइस पॉलिसी के आधार पर भी किसानों को विभिन्न लाभ मिल सके, इसके आधार पर उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। कमजोर वर्ग के लिए विशिष्ट परियोजनाएं, छोटे व किसानों, सीमांत किसानों या कृषि श्रमिकों की सहायता के लिए लघु कृषक विकास एजेंसी की स्थापना की गई, जिसमें SFDA और MFALDA और IDAD आदि की परियोजना चलाई गई। शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग,
कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सूक्ष्म खेती विकसित की गई। जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहाँ सूक्ष्म कृषि के द्वारा उत्पादन बढ़ाने पर भी बल दिया गया। ऐसी किस्में विकसित की जा रही है जिसके लिए कम से कम पानी की व्यवस्था या आवश्यकता पड़ी। फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम कृषकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत बीमा युक्त खेतों में किसी भी कारण से हानि होने पर बीमा राशि द्वारा भुगतान करने की व्यवस्था की गई, जिससे किसान आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षा अनुभव करने लगा है। इसी क्रम में आगे गैर कृषि उद्योगों का भी विकास हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ नॉन फार्म इंटरप्राइजेज, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में भी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत भी विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शुरू किए गए, जिसमें कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि लाना और नवीन व्यूहरचना में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में 17 राज्यों में 312 जिलों में क्रियान्वित किया गया, जिसमें 4,882.5 करोड़ रुपये व्यय किया गया। NFSM स्कीम में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में लगभग 53वीं बैठक में अपनी योजनाओं को कृषि निवेश में हिस्से में वृद्धि करने के लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें 16 अगस्त 2007 को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 4% वार्षिक वृद्धि भी की गई। इसी क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में भी एक महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाई, जिसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना में 25 मिलियन टन के अतिरिक्त खाद्य उत्पादन को लक्ष्य रखा गया। इसी क्रम में आगे इसमें विभिन्न निधियों में 50% राशि आवंटित की गई, जिसमें सब्सिडी के रूप में जैव उर्वरकों में 300 रुपये कर दी गई। एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम 2014-15 में एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया, जिसमें बागवानी के सभी वर्तमान स्कीमों को एक मिशन के साथ लगाया गया, जिसमें गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण, सुरक्षित कृषि के जरिए उत्पादकता सुधार के उपाय, सूक्ष्म सिंचाई का उपाय और एकीकृत कटाई उपरांत प्रबंधक और विपणन के साथ साथ एकीकृत कीट रोग प्रबंधन, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन पर IDF पर विशेष ध्यान दिया गया। तो इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में कृषि की नवीन व्यूहरचनाओं के बारे में अध्ययन किया, जो कि आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न कई बार पूछते हैं कि कृषि की नवीन व्यूहरचना कौन कौन सी हैं, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम किया। इसमें हरित क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें कृषि उत्पादकता में तीव्र गति से वृद्धि करना और उन्नत बीजों का और रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, जिसमें बहुफसल कार्यक्रम, लघु सिंचाई योजनाएं जो कि हमने पढ़ी, पौध संरक्षण, सघन कृषि कार्यक्रम, कृषि उद्योग निगम, कृषि से संबंधित वित्त सुविधाएं उपलब्ध करवाना और कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना करना, उन्नत किस्म के बीजों का भी उपयोग करना और कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, भूमि सुधार कार्यक्रम, भू संरक्षण, पोषक मूल्य और समर्थन मूल्य नीति, शुष्क खेती, फसल बीमा, गैर कृषि उद्योगों विकास, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम को शामिल किया गया है। और भी विभिन्न प्रकार की व्यूहरचनाएं आती हैं जो कृषि को बढ़ावा देने के लिए और कृषि को अच्छी किस्म में सुधार लाने के लिए इनकी अहम भूमिका होती है। तो इसी क्रम में हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कृषि से संबंधित ही कि कृषि के कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं या कृषि के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं जिसके माध्यम से हम आसानी से ऋण ले सकते हैं, आसानी से साख सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। वो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वो प्रश्न कृषि से संबंधित विभिन्न स्रोत या कृषि के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन आपके यूनिट संख्या 3 में भी इसका प्रश्न पूछते हैं और यूनिट संख्या 5 में भी इनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है। तो
आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से अध्ययन करना है, जिससे आप आसानी से एग्ज़ाम में प्रश्न हल कर सकें। तो अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कृषि वित्त के कौन कौन से स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।